बना ली सब पापा कह रहे थे डाल दी जूम कर लो सारे जूम चल गई वो चल गई देख कर रही है देख कर अरमान बना रही ऐडी लड़की बनाई वो भी अपराधी से ले गए तो माइक पर कराते हैं तभी इसका याद है अरे मजा बड़ी हराम ऐसे करा है फोन को लाइन लगा हुई है पजामा तो पहनना था ये कैसा करूँ कैसे करनी है चलो भैया
देश है धीर जवानों का। क्या आप जानते हैं कि 1857 की जंग में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। इस जंग में एक मौलवी की बहुत दिलचस्प कहानी मिलती है, जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी, जिनकी सूफियाना मिजाज और जंग की सलाहियत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। मौलवी साहब पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। लेकिन उनकी चालाकी ऐसी थी कि अंग्रेज जहाँ भी उनका सामना करते, उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह एक सूफी थे, लेकिन उनकी जंग की सलाहियत ने उन्हें अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और 15 मई 1858 को शाहजहांपुर में अपनी छोटी सी फौज के साथ अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब मदद की जरूरत थी तो अपने ही मुल्क के राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों से मिलकर उन्हें तोप से उड़वा दिया। दोस्तों, ऐसे बहादुर शेर के लिए एक लायक तो बनता है। ए फलक, कहाँ जा रही है तू? हम भाभी पिज्जा खाने जा रहे हैं। ओहो, पिज्जे। अनीस, बड़ा घुमा रहे हो तुम इन्हें आजकल। क्या करूं भाभी, घुमाना पड़ेगा, बीवी है। ओहो, हमारा दूल्हा तो लेके कहीं जाता ही नहीं है भड़ुआ। बाय। भाड़न्नी तो जब से आई है पैसे बर्बाद करके रख दिए इन अनीस के। खाना खराब नहीं तो। 2 रुपए दो, मैं मदरसे आ रहा हूँ। भाड़ू नहीं तो 12 बजे कौन से मदरसे जा रहे थे? अरे अकेला जरा खाना दे दिए, भूख लग रही है। ओहो, तुम्हारी शेड बहुत अच्छी लग रही है आज मुझे। तू कितनी भी तारीफ कर ले अकेला, लेकिन पिज्जा खिलवाने में तो फिर भी नहीं लेकर जाऊंगा। तो शेड ही तो अच्छी लग रही है, मुंह तो तेरा कुत्ते जैसा, गंदे न खंदे। भाड़ू कहाँ से पाले पड़ गया तू मेरे? तलाक दे दे मुझे तूने बहुत जन्म दुखी कर दिया। ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। क्या? शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा। चप्पल का क्या भरोसा। अब बात है। शाबाश। हमारा 20 हो गया। अच्छा ये यार 24। हाँ चलो, हमारा 23 में चला। अभी 22 में के 22 जा रहे थे 23 है ना, 23 दिन है। बस ऐसी डाल मुन्ना है इनसे पता ना भिड़ने का। हेलो, 15 में 15 स्कूल पे वेल बोल शाबाश। यहीं मिलेगा यहीं। ओए कैच पकड़ के छूटे ना। अरे बंद तो पैसे बहुत सारे हैं।
यो तेरा सुधा यो कैश ना था। तुम्हारे लिए 1100 रुपये का होगा, 100 रुपये मुझे मिला है। जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल मिलेगा, आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड दोनों का। उम्र बढ़ जाएगी। व्हाइट मध्य में क्या बल्ला लगवा दे। वो 3-4 दिन में। 13 में 14 कितने मोबाइल से बात कर रहा है? 3 से भाई 13 में 14 हैं? भाई कहीं का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास तो था। और कहीं बन जा तो अलग बात, और कहीं बन भी सके भैया, बहुत धंधे हैं। सिक्योरिटी से मिल लियो, सिक्योरिटी के लिए फिर एफिडेविट चाहिए, तहसील से, वीडियो से, एजेंट से, ये चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे हो गया हूँ ठीक ना, बिल्कुल प्लेन होता है। प्लेयर नहीं होता, बोला नीचे में से भक्का है। अंडाकार ग्राउंड हो गया क्रिकेट का यूं। बॉलिंग कर कौन रहा है, क्या नहीं मैंने 364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया। कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। यहाँ पर हम किसान रजिस्ट्री की प्रोसेस का पूरा फ्लो देखने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना है और क्या क्या करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स किसान से चाहिए होते हैं उनमें है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और उनकी खतौनी का प्रिंट आउट, 3 चीज़ें चाहिए होंगी। और आपको चाहिए होगा प्रोसीड करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन एक चाहिए होगा और उसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। ये हेल्पलाइन नंबर है। फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है, जो कि आपको प्राप्त हुई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसा मैसेज आप सभी जो ऑपरेटर बनाए गए हैं उन सब के मोबाइल पे आया हुआ है और ईमेल पर भी गया हुआ है। तो आप इसमें आपकी यूज़र आईडी ऐसी रहेगी कुछ और पासवर्ड कुछ ऐसा आया होगा। इसको भर के आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला काम रहेगा आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, नया पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रहेगा जिसमें कुछ अपर लेटर्स भी रहेंगे, अपर केस वाले और लोअर वाले भी रहेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और 1 2 3 4 अंक भी रहेंगे उसमें, ठीक है। लॉगिन आप पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन लिखकर आएगा, दिखेगा। इसमें आपको किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है और उस पर प्राप्त OTP, आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो OTP आएगी वो OTP डाल के आपको आगे प्रोसीड करना है। हाँ, कभी कभी OTP नहीं प्राप्त हो सकती तो आपको 1 2 मिनट का वेट करना है। सर्वर में भी स्लो हो आधार का, और या फिर किसान का आधार कार्ड लिंक ही ना हो मोबाइल से, तो आपको उस केस में ये करना है कि किसान को डायरेक्ट करना है कि वो जाके अपना मोबाइल नंबर लिंक करा ले आधार से। और उसके बाद में अगर आपको OTP प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में आपका दूसरा काम रहेगा मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना। आपको किसान का एक मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर जो आधार में लगा है वो भी, और अन्यत्र दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं किसान का, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके लिए भी मोबाइल की भी OTP आएगी, उसको भी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक पोर्टल आएगा। इस पेज में आपको किसान का नाम दिखेगा, उसका जेंडर दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी और काफ़ी डिटेल्स रहेंगी। इन डिटेल्स में अगर आप कुछ देख रहे हैं कुछ गलत है, कुछ मिसमैच है, उसके आधार कार्ड में कुछ और डिटेल्स हैं, आधार कार्ड में अभिषेक पांडे लिखा हुआ है और यहाँ केवल अभिषेक है, तो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है, पांडे लिख देना है। हिंदी टाइपिंग के लिए आप गूगल
ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में अगर टाइपिंग हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन है तो वहाँ से भी यहाँ पर आप हिंदी पर टाइप कर सकते हैं। और बाकी अगर फादर्स नेम में भी कोई करेक्शन है तो आप वो करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन का पेज आपके सामने दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 2 डिक्लेरेशन देने हैं। पहला डिक्लेरेशन आपको एज ए ऑपरेटर के दोनों डिक्लेरेशन है। आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि आप जो भी डिटेल्स इसमें भरे हैं और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं देखें वो दोनों सही हैं, प्रॉपर मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेरीफाई कर लिया है आपने। और दूसरा है यूज़ केस का कि इस डिटेल को, जो डिटेल आपने भरी है, इस डिटेल को फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाने की। दोनों डिक्लेरेशन पर टिक लगाने के बाद आप सबमिट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका काम ख़त्म होता है। अब आप किसान को अगली कतार में किसान को भेज देना है। लेखपाल के लॉगिन के लिए भी सेम पोर्टल है, उसमें उनको उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त पासवर्ड और यूज़र आईडी का उपयोग करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। पहली बार लॉगिन पर उन्हें भी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो पासवर्ड बनाने के बाद वो लॉगिन करेंगे। ये देखिए यहाँ पासवर्ड बनाना है आपको, और पासवर्ड बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सेम आएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। आधार ऑथेंटिकेशन में आपको किसान का आधार कार्ड डालना है और उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखकर आएगा प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन। अगर आपके पास प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन के इतर OTP सेंड करने का या ऐसा कुछ आता है तो आपको नहीं करना है। इसका तात्पर्य ये है कि किसान पहले किसी विभाग के कर्मचारी के पास ना जाके सीधे आपके पास आया है, तभी आपके पास OTP भेजने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास किसान फ्लो वाइज आया है, पहले रजिस्ट्रेशन अपना करवा के किसी विभाग के कर्मचारी से आया है, तब आपके पास ये शो होगा प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन। तो आपको अगर प्रोसीड टू लैंड सिलेक्शन नहीं आता है तो आपको किसान से रिक्वेस्ट करनी है कि वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन पहली वाली कतार में खड़ी होकर रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं, फिर आपके पास आए। फिर आपके सामने जो अभी कृषि विभाग के कर्मचारी ने डिटेल भरी हैं, एडिट मॉडिफाइड जो भी किया है, उसके बाद में जो डिटेल है वो आपके सामने ऐसी आ जाएंगी ओपन होके। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसके आगे बढ़ना है। आपको किसान की मालिक का प्रकार चुनना है कि किसान ओनर है या कुछ है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ओनर की रखना है। इसमें केवल ओनर का ही ऑप्शन इनेबल्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे ऑक्यूपेशन डिटेल में, तो वो भी एग्रीकल्चर डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स का एक बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपको ज़िला भरना है, उसके बाद में तालुका तहसील भरनी है, फिर विलेज भरना है। ये डिटेल आप जैसे फिलअप करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चूँकि किसान आपके पास खतौनी की हार्ड कापी लेकर आया हुआ है, तो आप किसी भी एक डाटा संख्या को यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर उसका नाम चूज़ करना है। नाम चूज़ करने के बाद नाम और पिताजी का नाम देख रहे हैं आप, चूज़ करना है। उसके बाद में आपको उस किसान और उसके पिताजी के नाम से संबंधित जो बकेट बना हुआ है, जिसमें उसका खुद का नाम और उसके पिताजी का नाम मैच कर रहा है, वो बकेट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसमें आपको ये कंफर्म करना है लेखपाल को कि कौन सी ज़मीन उसकी है, कौन सी नहीं है। आपको उसमें जो ज़मीन उस किसान की जो भूमि है उसके पास दस्तावेज हैं या आप अश्योर हैं कि ये ज़मीन उसकी है, तो वहाँ पर आपको टिक लगा देना है ऐसे, और ऐसे टिक लगा के और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबमिट बटन है, यहाँ क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं सामने ये सबमिट कर दिया आपने, तो ये आपने 3 भूमि या 4 भूमि जो भी सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा ऐसे, और ये सर्वे नंबर भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये टोटल लैंड है, ये सब यहाँ डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब उससे आगे बढ़ने पर आपको जो है आगे ई साइन किसान के लेने हैं। ई साइन लेने से पहले ऑपरेटर डिक्लेरेशन है, जैसा कि डिक्लेरेशन किसी विभाग के कर्मचारियों से लिया जा रहा है, आपको भी डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जो भी डिटेल फिल करी है वो एक्यूरेट हैं, और एक यूज़ केस का है कि इसको आगे लाभकारी योजनाओं के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इन दोनों कंसेंट को देने के बाद में, डिक्लेरेशन को देने के बाद में आपको किसान का ई साइन लेना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप टिक लगा के और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा। नए पोर्टल पर प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए।
यानी फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा, दे रहा होगा 305 रुपया MRP लिखी हुई है, और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना % कमीशन आप खा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए IB सेट है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं IB सेट। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो 198, और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये IB सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिक्स्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है, यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की, और इस पे MRP 71 रुपया 50 पैसा। यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3000 की बिकती है। बाइकिल धागा, जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है, वह 150 रुपए का आता है, उसकी MRP 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है, जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी, वह 50 रुपए की आती है, और उसकी MRP यहां आप देखें, MRP 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है, उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपया तक, अलग अलग वैरायटी है, 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5000 से 20,000 रुपया 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं, तो उसको देखिए, डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1500 रुपए की चीज खरीद कर आप 20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा, उसकी MRP 2000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं, आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया, जिसे हमने चुनकर भेजा, क्या वो दलाली खा रहा है, कमीशन खा रहा है? 8 रुपए की चीज 305 रुपए का प्रिंट वो छपने क्यों दे रहा है? ये चोरी से थोड़ा ना बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइए, और ये मुद्दा किसी सपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी नेता का थोड़ा ना है, ये भारत के 140 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको आगे आना होगा, और आगे आने के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा। इसलिए नहीं कि मेरा ये प्रचार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुहिम को जब ये वीडियो शेयर होंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारें हिल जाती हैं। आज मैं इस चीज को लेकर आया हूं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप मेरी इस बात को, जनता की इस आवाज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी। और मैं तो कहता हूं, सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि आइए मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कि बात 305 रुपए की नहीं है, बात उस गरीब की है, उस रिक्शा चालक की है जो दिन भर में 450 से लेकर 500 तक की मजदूरी पाता है। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया, उसके घर वाले किसी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, तो 305 रुपया वो अस्पताल केवल वीगो का चार्ज कर लेगा, फिक्स्टर का 71 रुपया चार्ज कर लेगा, और IB सेट का चार्ज कर लेगा। ये सब मिला के 600-700 रुपया हो गया। यानी उसकी 1.5 दिन की दिहाड़ी में अभी तो ग्लूकोज लगा ही नहीं, दवा कोई उसने खाया ही नहीं,
बेड का चार्ज हमने बताया नहीं, अस्पताल का चार्ज हमने बताया नहीं। 1.5 दिन की दिहाड़ी उसकी केवल इस 3 आइटम से चली गई। आगे की दवा कहां से आएगी? तब उसका बाप खेत बेचेगा, उसकी बीबी गहना बेचेगी। इस तरह का लूट खसोट। और मैं तो कहता हूं शर्म करो ऐसा करने वाले लोगों। 8 रुपए की चीज 305 की बेचते हो। आज आपके अस्पताल में अगर जो दाई है उसका वेतन 7,000 है, यानी प्रत्येक दिन 210 रुपया। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो आप ही के अस्पताल में भर्ती होती है, तो उसकी 3 दिन की दिहाड़ी केवल इन 3 चीजों की लग जाती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा का क्षेत्र है, लेकिन आपने इसे लूट का अड्डा बना दिया है। सरकारों के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैंने हमेशा पिछली बार भी कहा था, आज भी आपको याद दिलाता हूँ, हमारे यहाँ कमेटी है इलाकों में, लेकिन कमेटी किसकी है? जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, लंगर की कमेटी, उर्स की कमेटी, कव्वाली की कमेटी। ए खुदा के बंदो, एजुकेशन कमेटी क्यों नहीं बनाते? तालीम की कमेटी क्यों नहीं बनाते? गरीब की बच्चियों की शादी की कमेटी क्यों नहीं बनाते? अपने बच्चों को IAS बनने की कमेटी क्यों नहीं बनाते? हमारे यहाँ लंगर पर जितने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, काश नीमच की सरजमीन पर 1 साल लंगर को रोक दिया जाए और वो पूरी कौम का पैसा जमा कर लिया जाए और रिजल्ट बाज़ाब्ता पूरे जिले लेवल पर मंगाया जाए। हमारी कौम के जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो सारा लंगर का पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें एडमिशन दिलाया जाए। याद रखिएगा, मेरी कौम का एक बेटा कामयाब हो गया तो पूरा जिले का जिला कामयाब हो जाएगा, पूरा शहर का शहर कामयाब हो जाएगा। यार खुदा के बंदो, इस लंगर को खा के क्या करोगे? लंगर पूरी जिंदगी हो गई खाते खाते। लंगर के अलावा कभी ये भी तो सोचो, मेरी कौम के बच्चे कहां जा रहे हैं? आज हमारे पास कितने बच्चे हैं? अल्लाह अकबर। परसेंटेज देख लीजिए रिजल्ट के दौर में, कोई 95% है, कोई 96% है, कोई 97% है, कोई 98% है। मगर हाल ये है, बाप गरीब है, मजदूरी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, एडमिशन लेना है, बड़े कॉलेज में जाना है, फीस देना है, मगर कौम के लोग बाज़ाब्ता महज अपनी वाहवाही के लिए इतना काम करते हैं। जाके फोटो तो उनके साथ ट्रॉफी पकड़ा के खिंचवा लेंगे। नहीं साहब, हौसला अफजाई की हमने। तुम्हारे हौसला अफजाई से ये नंबर नहीं आए, हौसला अफजाई करने से पहले उसने 98 नंबर लिए हैं। तुम्हारी हौसला अफजाई से फर्क नहीं पड़ा है, तुम्हारी हौसला अफजाई का कोई मतलब नहीं है। हौसला अफजाई करना चाहते हो तो उसको स्कॉलरशिप देने की आदत डालो और उससे कहो, बेटा बता हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, कौन सी जगह, जामिया मिल्लिया जाना चाहता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, या हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता है। हमारी कौम 1 साल लंगर तो छोड़ सकती है, मगर तालीम नहीं छोड़ेगी। कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं छोड़ेगी। जिस दिन कलमा पढ़ने वालों का मिजाज ये हो गया, याद रखिएगा, कामयाबी का कौम मुस्लिम के लिए वो पहला दिन होगा। चलो चलो चलो, 4 हो गए, 4 हो गए, बहस नहीं, दीवार पे लटकाई है गेंद, दीवार पे लटकाई है, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, दीवार पे लटकाई है गेंद, दीवार पे लटकाई, दीवार पे रन गिनो कितना हो गए? चलो 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 कितना हो गए रन? अब ये नेक्स्ट बॉलर आए हैं, गौरव कुमार पटवारी, ये नरेंद्र कुमार आधार ऑपरेटर खड़े हैं, ये वकील साहब हमारे नवाजिश वकील साहब। ले लो 500 का जगह। क्या गई अभी? हाँ, फोन काट के बात कर।
इवाना भी मारते हैं। चल 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 चल। हेलो, आ जाओ जल्दी, मैं पापा को बार मारे हैं। आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी बुलाओ। हेलो 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 हेलो, पुलिस आ जाओ जल्दी। दो लाइक आ जाओ, करके आ जाओ, पकड़ के जाती। बचाओ बचाओ बचाओ। जल्दी से फोन करो, जल्दी से बुलाओ फोन करके, जल्दी। हेलो, आ जाओ पुलिस। अब पुलिस आ रही है, अब तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। जल्दी बचाओ, जल्दी बुलाओ। आपका नाम क्या है? मेरा मैडम जी। मैडम जी, बच्चे पढ़ाती हो आप? हाँ। और आपके डैडी का क्या नाम है? कामिल। कामिल नाम है आपके डैडी का? और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? इबान। आपकी सिस्टर का? हैरी। जी। और आपके भाई का क्या नाम है? इबान।
ओहो। और आपकी मम्मा का? हीना। है ना? बस अब बात कर रही, तुम अपने अपने घर में जाओ। नहीं, हम नहीं जाने के। हम मैडम जी अच्छी लग रही हो आप। हैं? आप अच्छी लग रही हो। लंच। आप लंच में क्या लाती हो? समोसे। समोसे? कितने का मिलता है समोसा? 5 का। 5 का? ओहो। ओहो। और आपके बड़े पापा का क्या नाम है? बताओ। आप बताओ ना। कामिल। आमिल। बड़ी अम्मी का? अन्नू। और आपकी बड़ी सिस्टर का क्या नाम है? आई। ना, बड़ी सिस्टर जो पल्ले घर। बाजी। आपकी बाजी का क्या नाम है? हैं? आपकी उजमा। उजमा। और बड़े भाई का? सब बात सुनने, आप दिखाओ। रुक जाओ, अभी नहीं। अब तुम हमें पढ़ाती हो? हाँ। कैसे, क्या क्या पढ़ाती हो? ABCD F जिन। अच्छा, अब तो सुंदर हो। जी को नींद आ गई है। मैडम जी, तुम पढ़ाते पढ़ाते सो जाती हो? हाँ। पढ़ाओ ना हमें। ABCD F जिन। आप क्या करती हो? सोती हूँ। सोती हो? आपका आईफोन का है? रेड। जो? और आपकी तो नोजी आती है। हाँ। कैसी मैडम हो? मैडमों की नोजी आती है क्या? हाँ। आती है? नजला होता है। नजला होता है। चुप। मैडम जी, खाना लाती हो आप? हाँ। क्या लाती हो खाने में? सब हैं? समोसे। समोसे? रेड आ गई। नोजी आ गई आपकी। हाँ। और बताओ। अब देख। हैं? मैडम जी, आपके डैडी का क्या नाम है? कामिल। कुछ और बोल। आईफोन नाम। चला। आपका नाम क्या है? मेरा मैडम जी। मैडम जी, बच्चे पढ़ाती हो आप? हाँ। और आपके डैडी का क्या नाम है? कामिल। कामिल नाम है आपके डैडी का? और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? इबान। आपकी सिस्टर का? हैरी। जी। और आपके भाई का क्या नाम है? इबान। ओहो। और आपकी मम्मा का? हीना। है ना? बस अब बात कर रही, तुम अपने अपने घर में जाओ। नहीं, हम नहीं जाने के। हम मैडम जी अच्छी लग रही हो आप। हैं? आप अच्छी लग रही हो। लंच। आप लंच में क्या लाती हो? समोसे। समोसे? कितने का मिलता है समोसा? 5 का। 5 का? ओहो। ओहो। और आपके बड़े पापा का क्या नाम है? बताओ। आप बताओ ना। कामिल। आमिल। बड़ी अम्मी का? अन्नू। और आपकी बड़ी सिस्टर का क्या नाम है? आई। ना, बड़ी सिस्टर जो पल्ले घर। बाजी। आपकी बाजी का क्या नाम है? हैं? आपकी उजमा। उजमा। और बड़े भाई का? सब बात सुनने, आप दिखाओ। रुक जाओ, अभी नहीं। अब तुम हमें पढ़ाती हो? हाँ। कैसे, क्या क्या पढ़ाती हो? ABCD F जिन। अच्छा, अब तो सुंदर हो। जी को नींद आ गई है। मैडम जी, तुम पढ़ाते पढ़ाते सो जाती हो? हाँ। पढ़ाओ ना हमें। ABCD F जिन। आप क्या करती हो? सोती हूँ। सोती हो? आपका आईफोन का है? रेड। जो? और आपकी तो नोजी आती है। हाँ। कैसी मैडम हो? मैडमों की नोजी आती है क्या? हाँ। आती है? नजला होता है। नजला होता है। चुप। मैडम जी, खाना लाती हो आप? हाँ। क्या लाती हो खाने में? सब हैं? समोसे। समोसे? रेड आ गई। नोजी आ गई आपकी। हाँ। और बताओ। अब देख। हैं? मैडम जी, आपके डैडी का क्या नाम है? कामिल। कुछ और बोल। रख ले आज तो। हाँ, रूम कर देगा एक रूम को।
जरा क्या अपना ना हल्का चला चाहो, हल्का चला लो, इसमें बटन है, ऑप्शन है हल्का चलाने का भी। अभी तो फुल पे है। रूम बंद करके एक उसमें कवर कर देगा। भाई सब सामान रख दिए, खाना ऐसे आने। ये ट्यूबलाइट 2 दिन जली, फिर जली नहीं। एक वहां थी वो सूरी, वो भी नहीं जल ली। तो लाइनमैन को फोन मिला भाई, हम क्या कर सको इसमें? क्यों तेरे बस का नहीं आया कुछ? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, लाइनमैन को दे चल भाई उसी का। ए उरा, तेरे बस का कुछ नहीं आया। किन्ने बनाया थी प्रधान है? जब तू ये लाइट बिन देख सकता है तेरे भाई 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 बोल कुछ नहीं है। चार ही मुझे सही दोनों लाइट शाम को नहीं तो लक्षण आ रे। बिल्कुल शाम को हो जाएगी भाई साहब, शाम को सही हो। बस एक रशीद को फोन मिला, जल्दी करवा ठीक, शाम को हो जाएगी। नहीं बता रहा था मैंने, ऐसा ही हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यहाँ पे। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा। घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम। जवाब दिया जाएगा, जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा।
मैडम जी गन्ना कौन छोड़ रहा? मेरी अम्मी। जोर से बताओ कौन कौन। मेरी अम्मी, मेरा भैया और मेरी बड़ी अम्मी और मेरे खाला अयान और पापा। पीछे तो देखो। देखिए कितना प्यारा दीपावली का नज़ारा है। दीपावली की रात्रि एक ग्राम खेड़ा, पूरा गांव ऐसे जगमग जगमग हो रहा है। यहाँ चरखी, पटाखे, अनार बम, अनार सभी छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये अपलोड तक की आपको लोकेशन देखने को मिल सकती है यहाँ। बहुत प्यारा नज़ारा है हमारे खेड़ा अबरोले का। ये सब आप देख रहे हो, कवर कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा मकान है। डेकोरेशन दुकान पे की हुई है। ये चरखी का आनंद लेने जा रहा था। ये देखिए, ये पूजा लाइट वालों का मकान है। ये प्यारी डेकोरेशन इन्होंने अपने मकान में की है। ये इधर धूमधाम है। ये इधर हमारी मुस्लिम भाई है। ये खेड़ा पूरा पूरा कवर हो रहा है। ये बच्चा टूट कर रबड़ी खा रहा है। ये बच्चा शर्मा कर खा रहा है। ये टूट कर खा रहा है। आ जा भैया, लपेट जा, लपेट जा लल्ली तू भी।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ज्ञान शुरुआत किन्ने करी? ज्ञान वीडियो बनाई तेरी ज्ञान सिंह नाराज ना हो, काम पे ध्यान दें। अरे क्यों खड़ी हो? राय रहते में बैठा जा रहा किसी को। बहुत लंबा पड़ेगा उधर को। बढ़िया गर्मी आ गई। ओ बड़ा गहरा गरा गड्ढा। तमाम नसें देखिए काट के फेंक दिए, नसें काटे पड़े उसने राम कौन को बोला जी जरा तो टाइम बता दिया। अब वो डरने लगी अना ये क्या हुआ? तेंदुए का आतंक ज्यादा है इस टाइम क्षेत्र में। जिन्ना मैं देखा कितना परेशान है ना। छोड़
मुझे मिल गया। अरे मैं देखो भैया निकल गया फिर बड़े को मखान के पजामा को और वहाँ के वक्त से चढ़ा और मेरे साथ साइकिल ऊपर मैं नीचे और यार बड़ी मुश्किलों से भाई साइकिल करी लगा भी बहुत अभिनव का वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। हाँ? जय भारत। जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कुछ भी अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं उनकी जायदाद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। हाँ तो अगर ये बिल पास हो गया ना, तारीख की एक ही मस्जिद का गम नहीं भुलाया जा रहा। तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, तुम्हारी खानकाहें सारे तुम्हारे हड़प लिए जाएंगे, खेल खा लिए जाएंगे तुम्हारे। तो अरे तो भाई तुम्हारा फिक्र करना जायज है, लेकिन हमारे एडवोकेट्स ने मेल करने के लिए कहा तो है कि आप जॉइंट पार्लियामेंट्री को मेल कर दीजिए इस बिल को रोकने के लिए। वो कैसे करेंगे भाई? ये जो स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है इसको स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद में आपको एक बिल्कुल तैयार ईमेल आ जाएगी आपके सामने और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो मतलब इस QR कोड को स्कैन करते ही मेरे पास मेल बॉक्स खुल जाएगा और बस सेंड पे क्लिक कर दूं, बस उनको मेल चली जाएगी। शर्म की बात है अगर कोई इस ईमेल को भी नहीं कर पा रहा है तो। नहीं भाई, नहीं करना तो पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। ये हर बंदे को करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो शेयर करो, बहुत जरूरी है। लाल 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 सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ फजी तो सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता, तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत। देखियो जो ईमान से स्कूल से आके ने ड्रेस भी ना उतारी है ना, और फोन में लगा पड़ा। और देखो मुंह कैसा बना रहा, देखो और देखो फोन भी पड़ा नीचे है, दुकान रखा है ना, फोन ना दे रहे हो। वीडियो बना रही वीडियो।
नीचे रख रखा और मैसेज करे जा रहा है उसमें स्नैप उसमें इंस्टाग्राम पे है ना, अभी करूंगा आईडी भेज दो, वो कर दो वो कर दो। हल्का रहे जूम कर लो दादी बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब मेरे दादी बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं। वो लाइक और सब्सक्राइब करो। अच्छी बात ना भैया अपना मैं खड़ी देख रही हूँ। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम। उसकी जय जयकार कर रहे हैं। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो। तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए। और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल, एक है सफेद। काले की गुणवत्ता। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगा। 120 करोड़ हिंदू भाइयों का आज इस भाई ने अकेला डाउट क्लियर कर दिया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मुसलमानों की किताब में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाश करूं। ठीक, अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख के तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। ये है, ठीक है। अगर अखबार में
छापो तो यार रुको, नहीं तो चले जाओ भाई। इस देश के नागरिक है, इस देश की उन्नति में, नवनिर्माण में सबसे ज्यादा खून पसीना अगर किसी का लगा तो वो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का लगा। कोई बिल्डिंग बनती हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसे बनाने वाले सारे हमारे लोग होते हैं और हमारे ही मुद्दों को अखबार वाले दबा देते हैं। तो छापो खुले शब्दों में, अगर ठाकुरों को यह लगता है कि चमार पहले की तरह पीटेंगे तो वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर ले। 2017 में इंटरनेट और सहारनपुर बंद करवा दिया था, ठाकुरों के घरों में ताला लगवा दिया था हमने। 6000 साल तक हम लोगों को दबा कर रखा इन लोगों ने, और स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतनी तेजी से वो ऊपर जाता है। अब चमारों का खून उबलने वाला है। हमारे पीछे कोई डरपोक नेता नहीं है, चंद्रशेखर आजाद है पूरे देश में। देश की संसद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हिटलर शाही करते हैं, उनके सामने सीना ठोक कर उन्होंने कह दिया कि चमार रेजिमेंट को भी लागू करो। जिन लोगों ने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की, हमारे भाई के साथ बदतमीजी की, वहाँ जो मामला है आप सही से छापिए और सही से दिखाइए। हमारे लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं गिट्टल चमार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, सालों घर में घुस के मारेंगे इस बार। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारी, हमारा सामाजिक न्याय का मिशन है। अगर हमारे समाज के साथ ऐसा ही अन्याय होगा जैसे 6000 साल हुआ तो हम पीछे नहीं हटने के। अभी 2-3 दिन पहले भारत माता चौक पे कुछ सवर्ण हिंदुओं द्वारा, जिनकी मनुवादी मानसिकता है, उन्होंने यात्रा को लेकर के वहां धरना प्रदर्शन किया और तिरंगा यात्रा का नाम देकर के उस धरना प्रदर्शन में उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर टिप्पणी की, इनके पीर पैगंबर के ऊपर टिप्पणी की। जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान यहाँ अकेला है, ऐसा है, उनके साथ कोई नहीं है, वो गौर से सुन ले कि हम दलित समाज के लोग 7 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सरकार को झुका सकते हैं। मुसलमान भाइयों के सम्मान में हमारे खून का एक एक कतरा लगा देंगे। अब पीछे नहीं हटने के हम। उस मामले में कप्तान साहब से 2 दिन पहले भी मिले थे हमारे मुस्लिम साथी, हमारी पार्टी के लोग, लेकिन अभी तक एक भी उन सवर्ण हिंदुओं की, जिन्होंने मुसलमानों के पीर पैगंबर के बारे में गलत टिप्पणी की और मुसलमानों को काटने की, मारने की, यहाँ से बाहर भगाने की बात कही, वो वीडियो के साथ है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और आप ही के माध्यम से इन कप्तान साहब को और उस एसएस चोर दरोगा को भी कहना चाहते हैं, आप वीडियो चलाना पूरी है कि विपिन ताड़ा मुख्यमंत्री के बिल्कुल खास थे। हमने उन्हें भी कह दिया था कि अगर यहाँ हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी आक्रामक रूप लेगी। 2017 यहाँ आम आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कोई गलत काम होता है, तो पूरा देश मोमबत्ती लेकर सड़कों पर आता है। लेकिन हमारी बहनों के हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर या सवर्ण कास्ट का मनुवादी लोग हमारे साथ अन्याय में हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी परेशानी पूरे प्रदेश की परेशानी, पूरे देश की परेशानी होगी। नाक में दम कर देंगे। एसपी सिटी, एसपी देहात या अन्य किसी पुलिस के पदाधिकारी से या अधिकारी से हम बात नहीं करने के। कप्तान साहब को आना पड़ेगा। यहाँ अभी 200-250 लोग हैं। अगर कप्तान साहब यहाँ 10-15 मिनट में, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई सौरी अम्बेडकर ने कहा, अगर यहाँ नहीं आए तो हम वहाँ भी बैठने के लिए तैयार है। मुकदमे से कितना लोग, कोई डरता है भाई? क्या तुम मुकदमे से डरते हो? कोई नहीं डरता। ये दिखा दियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, उन दबंगों को, उन ठाकुरों को दिखा दियो, उस मंत्री को दिखा दियो कि मंत्री आते जाते रहते हैं। तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। हमने उसके नाक में नकेल दे दी थी। हम किसी से डरते? मजबूर तुम्हारी नजरों में मुसलमान होगा। इस देश के दलित समाज के लोग मजबूर नहीं है। हमारी एकता ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस प्रदेश और देश की तानाशाही सरकार को झुकाने का हम काम करते हैं। लोग अभी कप्तान को, डीएम को या किसी को भी फोन करें,
कप्तान साहब यहाँ आवे और इन पीड़ितों की बात को सुने। आज एक नहीं तकरीबन 10 मामले हैं, 10 पीड़ित लोग हमारे साथ आए हुए हैं। उन तमाम लोगों की सुने और बारी बारी करके सब लोग अपनी बात यहाँ मजबूती रखकर डरे किसी से नहीं। इनके पुलिस वाले हमने बहुत देखे। अभी तो आजाद समाज पार्टी का काफिला शुरू हुआ। 2027 में सरकार में हिस्सेदारी होगी। जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कर्मचारी हमारे साथ अन्याय करेगा, चाहे वो मीडिया वाले ही हो, उन मीडियाओं के दफ्तरों में भी ताला लगाने का काम अगर हमारी सरकार आए और मीडिया के लोग हमारा गलत करेंगे तो वो सारे दफ्तर सील कर दे जाएंगे। सरकार तो बदलती रहेगी। ये अधिकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। महाराष्ट्र नहीं जाने का यो एसएसपी यहाँ थे, ना यो डीएम यहाँ थे हरियाणा जाने का। उत्तर प्रदेश में जिस दिन चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बना, 6000 साल का जो हमारे अंदर गुस्सा है वो गुस्सा जरूर दिखाएंगे इन सब लोगों को। उसी लहजे में गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन किसी भी सवर्ण, किसी भी पिछड़े और किसी भी दलित के साथ हमें न्याय नहीं करने के, हम बदला नहीं लेने के। हम बदलाव की बात करेंगे, लेकिन जो दबंग बनेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे और पुलिस की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम देख लेंगे पुलिस की। और वो साथियां एक से एक वक्ता मेरी पूरी वीडियो चलाइयो, मेरी पूरी वीडियो चलाइयो। मैं देख लूंगा कौन सा मेरे ऊपर मुकदमा करेगा। मैं नहीं डरता मुकदमा से। सालों ने झूठे मुकदमे लगाए मेरे ऊपर। 2017 में मेरे घर मकान की कुर्की कर दी। ये कारवा सहारनपुर से चला था। ऐसे हटो ना प्लीज, अरे हटो साइड में हो यार। क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ भाई साहब। कौन है ये? मैं जानता नहीं भाई साहब। ये हॉस्पिटल के सामने ना सड़क के बाहर एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड के किनारे पड़े थे। बस मैं जल्दी वहां से नियर बाई हॉस्पिटल यही था तो मैं यहाँ ले आया। ओहो, सिर पे चोट बहुत गहरी है। आप ऐसे करें, इनका नाम लिखवाएं, फॉर्म भरें और 1 लाख रुपए जमा करवाएं, फिर इनका इलाज शुरू होगा। भाई साहब मैं इनको जानता नहीं हूँ। मैंने तो देखा सड़क किनारे ये एक्सीडेंट होके पड़े हैं। मैं भाग के इंसानियत के नाते इनको हॉस्पिटल में ले आया। इनके पेरेंट्स का पता करते हैं। कोई ना कोई घर वाले मिलेंगे, आएंगे, आते ही फॉर्म भी भर देंगे, आपके पैसे भी जमा हो जाएंगे। आप इलाज शुरू करवाइए प्लीज। अरे ऐसे नहीं होता भाई, पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ, उसके बाद इलाज शुरू होगा। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब मानते नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे यार, किसी की जिंदगी का सवाल है। कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ जा रहे हो? ये लो, नेक्स्ट वीक फिर दिखाना। ठीक है। डॉक्टर साहब वो एक एक्सीडेंट केस है, उसका इलाज शुरू करवाओ ना प्लीज। वो कह रहे पहले फार्म भरो, 1 लाख रुपए जमा कराओ, फिर इलाज शुरू होगा। वो उसके चोट भी बहुत ज्यादा लगी है, मुझे मामला सीरियस लग रहा है सर। अरे भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले 1 लाख रुपए जमा करवाएं फिर इलाज शुरू होगा। अरे सर मैंने तो सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर नई जिंदगी देता है। देखिए मैं उसे इंसानियत के नाते यहाँ तक लेके आया हूँ। आप इंसानियत के नाते उसका ट्रीटमेंट भी शुरू करिए प्लीज। अभी तो हमें ये पता ही नहीं कि वो है कौन। जैसे ही उसके पेरेंट्स का पता लगेगा वो आएंगे, उसका इलाज भी करवाएंगे, आपके पैसे भी जमा होंगे। आप एक बार ट्रीटमेंट शुरू करिए, बंदे की जान जा सकती है सर। अरे ऐसे नहीं होता। 5 साल विदेशों में पढ़ाई की है, 70 लाख रुपए लगे हैं, तब जाके डॉक्टर बनाऊं मैं। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इस बिल्डिंग पे लग गए। पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? अरे पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ इसको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत दूर है डॉक्टर साहब, और पेशेंट काफी सीरियस है। पता नहीं वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। हाँ फर्स्ट एड इलाज शुरू कीजिए सर। यस सर। क्या देख रहे हो आप? बिना अपॉइंटमेंट अंदर कैसे आ गई है? इसको बाहर निकालो। अरे कौन है इसके साथ पेशेंट? उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दफा करो। डॉक्टर साहब कुछ तो दया करिए आप, इंसानियत के नाते। आपको आपके समाज का वास्ता। अरे ज्यादा समाज सेवा आती है तो पैसे तू जमा करवा दे। चलें अब। डॉक्टर साहब आज मैं अपने मकान का मालिक बनने वाला था। पिछले 15 साल से मैं मकान की किस्तें दे रहा हूं। आज ये लास्ट किस्त थी, सोचा आज की ये लास्ट किस्त दूंगा, मकान मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने 15 साल वेट किया है, मैं 1 महीना और रुकूंगा।
मैं मकान मालिक अगले महीने बन जाऊंगा। अभी सिर्फ मेरे पास 50,000 रुपए है। आप ये जमा करवाइए, इलाज शुरू कीजिए। मैं पता करता हूँ कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो आएंगे, आपके बाकी 50,000 रुपए जमा करवा देंगे। हाँ हाँ, इतनी इंसानियत हमें भी है। ऐसा करो, तुम इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, ड्रिप लगाओ और मैं आ रहा हूं अभी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खतरे से बाहर हैं, वो बच जाएंगे ना? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप तो ठीक है ना? आज मैंने आपसे इंसानियत सीखी है। एक अनजान व्यक्ति जो सड़क किनारे पड़ा एक्सीडेंट में, उसको हॉस्पिटल तक लेके आओ। आप इंसान नहीं, भगवान हो भगवान। लेकिन ये आप अचानक ऐसे बदला बदला व्यवहार समझा नहीं मैं। जिसको आप लेके आए हो वो आपके लिए अनजान हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो भगवान है वो। भगवान? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। वो मेरे पिताजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पापा की जान बचाई आज। मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब। मैं उस बुजुर्ग के पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन पता लग गया कि अब आपके पिताजी हैं। आप उनका ख्याल रखना। थैंक यू। रुको एक मिनट, आपने जो काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवाए थे, आपसे निवेदन है वापस ले जाए आप बड़े डॉक्टर हो साहब, आपने विदेशों में पढ़ाई की है, 70-80 लाख रुपए लगे, 2-3 करोड़ तो आपके हॉस्पिटल में लगे। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इस बिल्डिंग पे लग गए। पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए, फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? और आप बिना एडवांस जमा हुए इलाज भी नहीं शुरू करते। भगवान ना करे कभी किसी के इमरजेंसी हो, आपके हॉस्पिटल के आसपास कोई सीरियस पेशेंट हो, एक्सीडेंट वाला हो, और वो इलाज के लिए आ जाए और उसकी जेब में 1 लाख रुपए नहीं हो, तो वो मरे ना, उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए ये पैसे आप जमा रखिए। कभी कोई इस तरह का इमरजेंसी केस आए तो आप तुरंत उसका इलाज शुरू कर दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्त, शर्मिंदा मत करो। मैं घमंड में आ गया था कि मैंने विदेशों से डिग्री हासिल की है, 2-3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन आज समझ में आ गया कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है, जो आपसे सीखी है मैंने। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। हमारा इंसानियत का रिश्ता हमेशा कामयाब रहे। पता नहीं कौन किसका कब नजदीकी रिश्तेदार निकले, हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए।